हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो, सोलर सेल, विद्युत मोटर या फिर सितार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। जबकि दोस्तों डायनमो आपको याद रखना है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और दोस्तों बात करें सोलर सेल की, तो दोस्तों ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में देख सकते हैं, पूछा गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन या फिर टोकोफेरॉल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और दोस्तों बात करें विटामिन ए की, तो उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, और दोस्तों बात करें विटामिन बी की, तो उसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। और दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में देख सकते हैं, पूछा गया है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न उत्तोलक से जरूर पूछा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है स्रोता। ठीक है, और दोस्तों आप याद रखेंगे, चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, जबकि हेडपंप आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, और कैंची भी आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक आपको याद रखने हैं कैंची, प्लास और हेडपंप। और दोस्तों दूसरे श्रेणी के जो उत्तोलक हैं वो सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन और दोस्तों कूड़ा धोने की एक पहिए की ट्राली। ठीक है, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक आपको चिमटा, किसान का हल आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, इनमें से कौन सूचक यानी कि इंडिकेटर नहीं है, लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन या फिर एंटासिड। दोस्तों आपको याद रखना है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं इंडिकेटर जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में रंग बदलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटासिड। ये आपका इंडिकेटर नहीं है, बाकी लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन ये आपके इंडिकेटर हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, पित्त रस बनता है अमाशय में, गृहिणी में, छोटी आंत में या फिर यकृत में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका पित्तरस होता है वो यकृत यानी कि लीवर में बनता है। ठीक है, और ये क्षारीय तरल होता है। और दोस्तों बात करें अमाशय में कौन सा आपका अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अमाशय यानी कि पेट में पाया जाता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, तत्व के समस्थानिक में होते हैं परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, या फिर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, या फिर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो दोस्तों आपको याद रखना है, तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनमें परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना है, तत्व के संभारिक में परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान रहती है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, जूल मात्रक है कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का या फिर बल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य और ऊर्जा दोनों का। बात करें दोस्तों कार्य की, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, और दोस्तों किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, आपको पता ही होना चाहिए। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8, रबी की फसल है। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, रबी की फसल है, तो आपको बताना है मक्का, ज्वार, बाजरा या चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबी की फसल है चना। ठीक है, रबी की फसल के अन्य उदाहरण हैं गेहूँ, सरसों और मटर, जबकि मक्का, बाजरा और ज्वार ये आपकी हो जाएंगी खरीफ की फसल। ठीक है, और दोस्तों एक फसल और पूछी जाती है जायद की फसल, जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज आदि आते हैं। ठीक है, ये फसल आती है जायद की फसल में। तो दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात या कभी भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा के दिन। दोस्तों आपको याद रखना है, चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है, लगभग एक सीध में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है डीपीटी के टीके से बचाव होता है डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों का। ठीक है, डीपीटी के टीके से डिप्थीरिया, पर्टूसिस यानी कि काली खांसी का और टिटनेस तीनों का बचाव होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और दोस्तों आपको याद रखना है, यदि आपसे बुझा हुआ चूने का सूत्र पूछा जाए तो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइज यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं Na2CO3 यानी कि ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा। ठीक है, और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए, तो आपका हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण आपके फार्मूला थे जो पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन है A, D, K या फिर C। तो दोस्तों आपको याद रखना है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B और C। ठीक है, और दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E और K। ठीक है, ये 4 विटामिन आपको याद रखना है, वसा में घुलनशील होते हैं और 2 विटामिन ये होते हैं आपके जल में घुलनशील। तो यहाँ पे पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन C। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, दही में, सेब में या फिर टमाटर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। और दोस्तों बात करें अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है ज्वालामुखी का फूटना है यानी कि ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है, मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन या फिर अनियमित परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनियमित परिवर्तन। दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दिन रात का होना कैसा परिवर्तन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दिन रात का होना नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ या फिर वाशिंगटन DC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। ठीक है, अमेरिका में स्थित है। और दोस्तों नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है बल का SI मात्रक है। दोस्तों आपको बल का SI मात्रक बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। ठीक है, दोस्तों आपको याद रखना है अर्ग आपका CGS पद्धति में कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। और दोस्तों मीटर आपका लंबाई का मात्रक होता है। और दोस्तों CGS पद्धति में यदि आपसे बल का मात्रक पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा डाइन। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, जबकि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है प्रश्न नंबर 19 में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15, द्रव्यमान संख्या 40 तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। आपको बताना है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, और दोस्तों आप जानते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे आपका द्रव्यमान संख्या बताई गई है 40 और दोस्तों आपको निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या आपकी परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों आप न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर 40 - 15 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा 25। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है दाएं से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है, फेफड़ा, हृदय, त्वचा या फिर यकृत। तो दोस्तों पहली बात आप यहाँ पर समझ लीजिए अशुद्ध रुधिर किसे कहते हैं, तो अशुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो दाएं से अशुद्ध रुधिर फेफड़े में चला जाता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है बादल फटने का अर्थ है, यानी कि बादल फटने का क्या अर्थ है। ठीक है, ओले पड़ना, अचानक भारी वर्षा होना, बर्फ का पिघलना या फिर हल्की बौछारें आना। तो बादल फटने का अर्थ होता है अचानक भारी वर्षा होना। ठीक है, जब बहुत अधिक तेज वर्षा होती है तो उसे बादल फटना कहलाता है। ठीक है, या बादल फटना कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 22 में पूछा गया है अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है
आयनन की मात्रा पर, अणुभार पर, क्वथनांक पर या तुल्यांकी भार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है आयनन की मात्रा पर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है आपका कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से, या फिर ए और बी दोनों से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों से। ठीक है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से और कूड़ा कचरा दोनों से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। ठीक है, यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपका हो जाएगा सूर्य। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है पुनः प्राप्त न होने वाली यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयले की ऊर्जा। ठीक है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा है, जबकि दोस्तों पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। पूछा गया है निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,6, 2,7, 2,8 या फिर 2,8,2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2,8, क्योंकि दोस्तों इनका बाह्य स्टक पूरा होता है इसलिए निष्क्रिय गैस होती है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयास के मध्य भार है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक पूछा गया है। हेडपंप, चाकू, ट्राली या फिर फावड़ा। तो दोस्तों अभी आपको बताया था कि जो एक पहिए वाली ट्राली होती है कूड़ा ढोने की, वो आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हेडपंप आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है नाइट्रोजन अणु में होता है, नाइट्रोजन अणु में कैसा बंध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिक सहसंयोजी बंध। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। पूछा गया है प्रश्न नंबर 28 में एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्स में। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना है टाइफाइड में किया जाता है बिडॉल टेस्ट। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम व फास्फोरस या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम व फास्फोरस। ठीक है, दांतों की मजबूती के लिए अति आवश्यक होते हैं कैल्शियम व फास्फोरस। दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दांतों की सबसे मजबूत परत का क्या नाम होता है। तो उसका नाम होता है इनेमल। ठीक है, ये सबसे कठोर परत होती है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, यानी कि आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा या फिर किण्वन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैकेट का जो दूध है वो पाश्चुरीकरण विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।